हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंकित वर्मा। आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंजीनियरिंग ट्यूटर। आज हम जिस लेक्चर के ऊपर बात करने वाले हैं उसका नाम है न्यूमेरिकल्स ऑन वेजेस। नया टॉपिक है गेट 2021 के लिए। वेजेस का जो थियोरेटिकल कंसेप्ट था वो हमने पिछले लेक्चर में देखा था। इस लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। बेसिक और नॉर्मल लेवल के न्यूमेरिकल्स करेंगे इस लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में कुछ एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल्स हम करने वाले हैं। राइट। सो ज़्यादा समय ना लेते हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन इज, इसने क्या कहा है? ए wedge is used to split logs. If phi is the angle of friction between the wedge and the log, determine the maximum angle of the wedge so that it will remain embedded in the log. मतलब वो जो wedge है उसके अंदर ही रहे, embedded रहे। राइट मतलब हमें मिनिमम केस निकालना है, लिमिटिंग केस निकालना है। सो मैं इसका एक डायग्राम बनाता हूँ, उससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। सो ये कोई लॉग है, ये कोई लॉग है अपने, और इसको किसी वेज से हमें से स्प्लिट करना है। सपोज दिस एंगल इज अल्फा। इस एंगल, यहाँ पर जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है वो फाई है। यहाँ पर आप पी फोर्स लगा रहे हो मान लेते हैं, और इतनी फोर्स लगने पे, या कह लो कि कितनी फोर्स लगे कि ये इसके अंदर एम्बेडेड रहे, धंसा रहे इसके अंदर। सो वी हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अल्फा in terms of obviously phi. So we have to just find the limiting case here, right? So सबसे पहली चीज़ जो हमें फाइंड आउट करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। सो सबसे पहले इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है फ्री बॉडी डायग्राम। अगर आपने बना लिया तो उसके बाद कुछ भी इस क्वेश्चन में नहीं रह जाता, उसके बाद हमें जस्ट लेमीज थ्योरम लगानी होती है और आंसर निकाल देना होता है। सो ये अपना लॉग है, ये अपना वेज है, एंड दिस इज अवर एंगल। फुल एंगल अल्फा है तो दिस एंगल इज अल्फा बाय 2। सपोज ये अपना नॉर्मल है, एंगल नॉर्मल लाइन है, मतलब नॉर्मल टू दिस एक्स और वाई जेड। लेकिन इस सरफेस की जो नॉर्मल अगर मुझे बनाना पड़े, दैट विल बी, इस सरफेस के नॉर्मल क्या रहेगा, लाइन रहेगी, दिस इज अवर नॉर्मल लाइन। ओके, अब मेरे को एंगल अगर निकालना है, एंगल ये तो नॉर्मल रहेगा। और हाँ, एक बात मैं अगर आपसे पूछूं कि जो रिजल्टेंट फोर्स लगती है वो कौन सी लगती है? फ्रिक्शनल फोर्स किधर लग रहा होगा? फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा इधर, इस सरफेस पे लग रहा होगा, है ना। तो अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, वेज का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो वो क्या बनेगा? ये R1 फोर्स क्या लगेगा? R1 रिएक्शन मतलब रिजल्टेंट फोर्स लगेगी, राइट। और ये अपना क्या है? ये नॉर्मल टू द सरफेस है। सो दिस एंगल इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। यही होता है, सही बात है, यही हमने देखा था। और ये एंगल, अगर मैं इस एंगल की बात करूं, अगर ये जितना एंगल ये अल्फा बाय 2 होता है तो ये एंगल भी अल्फा बाय 2 होता है। सिंपल ज्योमेट्री है,
कोई ऐसा खतरनाक वाला काम नहीं है, राइट, क्योंकि ये अल्फ़ा बाय 2 है, ये 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस अल्फ़ा बाय 2 हो गया, है ना। ये वाला एंगल अपना 90 माइनस अल्फ़ा बाय 2 हो गया, राइट। तो ये जस्ट इसके अपोजिट है ना। तो दिस एंगल इज अल्फ़ा बाय 2। टोटल एंगल कितना हो गया 5 प्लस अल्फ़ा बाय 2। और यहाँ पर आप क्या लगा रहे हो, इस वेज पे पी फोर्स लगा रहे हो। तो जैसे मैंने बताया हॉरिजॉन्टल फोर्स समेशन ऑफ एफ एच क्या होने वाला है वो, क्योंकि इक्विलिब्रियम के केस हम निकालने वाले समेशन एफ एच इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से सेम फोर्स क्या लग रहा है, आर ऐसे लग रहा है, ठीक है। इस सरफेस का जो नॉर्मल है वो ये है, दिस एंगल इज़ अल्फ़ा बाय 2, और नॉर्मल से जो एंगल बनता है वो 5 बनता है, उसे ही एंगल ऑफ फ्रिक्शन हम बोलते हैं। तो समेशन एफ एच इक्वल टू 0 हम करेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इसको, पी फोर्स तो ऐसे लग रहा है इधर की साइड, एक आर ऐसे लग रहा है और एक आर ऐसे लग रहा है, ठीक है। और ये वाला एंगल अपना 5 प्लस अल्फ़ा बाय 2 है, तो ये वाला एंगल भी 5 प्लस अल्फ़ा बाय 2 होगा, और ये वाला एंगल भी 5 प्लस अल्फ़ा बाय 2 होगा। सही है, 590 के साथ बन रहा है, राइट, 5 प्लस अल्फ़ा बाय 2। सो अगर मैं इसको रिजॉल्व करूँ, ये वाला कॉस वाला हो जाएगा, ये वाला भी कॉस वाला हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, लेकिन साइन वाले दोनों इधर वाले जुड़ जाएंगे। सो पी की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से सॉल्व करके पी की वैल्यू आ जाएगी 2r साइन अल्फ़ा बाय 2 प्लस 5। ये पी की वैल्यू आ जाएगी अपनी। अब मेरे को क्या निकालना है, मेरे को लिमिटिंग केस निकालना है अल्फ़ा का, कि ये इसके अंदर एम्बेडेड रहे, मतलब मैक्सिमम फोर्स निकालना है। और ये क्या चीज़ वेरी कर रही है, अल्फ़ा वेरी कर रहा है ना, कितना वेज, कितना एंगल रखें वेज का, वही चीज़ हमें निकालनी है ना। क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से उसने पूछा डिटरमाइन मैक्सिमम एंगल ऑफ द वेज, ठीक है ना। तो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो पी पे डिपेंड कर रहा है। सो वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा। सो दिस विल बी 2r cos अल्फ़ा बाय 2 प्लस 5, और अल्फ़ा बाय 2 का करेंगे तो दैट विल बी 1 बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, दैट विल बी इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ से सॉल्व करके क्या आ जाएगा, r की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। सो दिस विल इक्वल्स टू 0 कब आता है, cos 90 डिग्री पे आता है, 2 से एलसीएम ले लेंगे, 2 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री, और अल्फ़ा इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 2 5। ये अपना लिमिटिंग केस आ गया। इसको और भी अच्छे से लिखें, दोनों तरफ साइन में अगर लगा दूँ, साइन इक्वल्स टू साइन 180 डिग्री माइनस 2 अल्फ़ा। सो यहाँ से ये साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू साइन 2 5, साइन से साइन कैंसिल हो जाता है, अल्फ़ा इक्वल्स टू 2 5। सो द लिमिटिंग या मैक्सिमम एंगल ऑफ द वेजेस ट्वाइस द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये टर्म को एक नंबर में याद कर लो डायरेक्ट, एक नंबर में ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कैसे भी आ सकता है, अदरवाइज मैंने निकालना तो आपको इसमें बता ही दिया है, राइट। सो मेन कंसेप्ट क्या था इसमें, अगर जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया इसको, मेन कंसेप्ट क्या है इसके अंदर, मेन कि जो ये वेज है, ये जो आर फोर्स लगता है, जो बेसिकली दैट इज रिजल्टेंट है ना, तो वो जो इस सरफेस के नॉर्मल होता है, दैट इज आवर एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और ये एंगल जितना ये होता है, देख लेते हैं, मैं भी कर लेता हूँ, देख ले, दैट इज आवर अल्फा बाय 2। सो दिस एंगल इज, व्हाट इज दिस एंगल, दिस इज 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री हो गया ये। और तो ये एंगल कितना हो गया 90 माइनस अल्फ़ा बाय 2, और इसके अपोजिट ये वाला क्या हो गया 90 माइनस अल्फ़ा बाय 2।
और ये वाला एंगल अपना 90 डिग्री है टोटल, तो ये बचा कितना हो गया, α/2 हो गया। ठीक है ना, तो ये चीज़ मेन इंपॉर्टेंट है। सो द टोटल एंगल इज 5 + α/2। इसमें बहुत लोगों की कन्फ्यूज़न रहती है, दैट्स वाई आई टोल्ड यू दिस, राइट। नेक्स्ट की तरफ चले। Determine the minimum weight of the block B that will keep it at rest while a P force starts block A up to the inclined plane of B। मतलब P force हम लगाते हैं, A ब्लॉक ऊपर की साइड चढ़ता है, वेट A का 100 किलो मान लो, एंड द एंगल ऑफ फ्रिक्शन फॉर ऑल सरफेसेस 15 डिग्री, और ये वेज का एंगल कितना है, 30 डिग्री है। क्वेश्चन बहुत ख़ास है, अगर ये वाला अगर आप अपने आप कर पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। ये हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो इसका सबसे बेस्ट तरीका है फ्री बॉडी डायग्राम दोनों का बनाइए। ए का ए की तरफ बनेगा, बी का बी की तरफ बनेगा, करेक्ट। सो इसको डिलीट कर देते हैं और अपना क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि ए बॉडी है, ए बॉडी इस तरीके से है ना, जितना मुझे याद है ऐसे ही बनी है ना, राइट। तो इस पे पी फोर्स लग रहा है। मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीख लिया तो हो जाएगा काम। ये 100 kg है मान लेते हैं, और ये सीधी लाइन जा रही है। अब मैं मेन क्या बताना चाह रहा हूँ कि ये तो इसके परपेंडिकुलर है, दैट इज नॉर्मल लाइन। इसका और जो फोर्स ऑफ ये जो लगता है, दैट इज अवर क्या, R1। इसलिए ये क्या है, रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट फोर्स ऑफ नॉर्मल एंड फ्रिक्शनल फोर्स। और ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है, दैट इज, इसने 15 डिग्री हमें दिया है, समझ रहे हो बात को। और ये वाला जो एंगल है अपना, ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये वाला बचा हुआ फिर 60 डिग्री हो गया। बहुत डीप की बात बता रहा हूँ, मतलब डीप क्या है यार, चीज़ें समझने वाली चीज़ें। ये 30 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, तो ये बचा हुआ 60 डिग्री हो गया। फिर ये छोटे वाले ट्रायंगल को देख लो, ऐसा ही है ना छोटे वाला ट्रायंगल। तो ये वाला अपना 60 है, ये 90, तो बचा हुआ कितना हो गया, 30 डिग्री। तो यानी कि ये जो एंगल, ये जो मुझे निकालना, ये अपना मतलब ये वाला एंगल एक तरह से, दिस एंगल इज़ 30 डिग्री। बैक करके देखो, नहीं समझ में आया तो वैसे अगर ज्योमेट्री से देख पा रहे होंगे तो कर पा रहे होंगे, मुझे लगता है। तो दिस एंगल इज़ 30 डिग्री। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है इन क्वेश्चंस में, वेज वाले क्वेश्चन में। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि, और अगर आप, ये तो ए बॉडी है, अगर बी बॉडी के लिए जो रिजल्टेंट फोर्स इस सरफेस पे किधर की साइड लग रही होगी, इधर की साइड लग रही होगी, राइट। तो आगे चलते हैं। ये तो था ए ब्लॉक के लिए जो मैंने बनाया। बी ब्लॉक का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना हो मेरे को, बी बॉडी ऐसे ही थी, ठीक है। दिस एंगल इज 30 डिग्री, ये अपना एंगल 30 डिग्री है। अच्छा, जो वेट ऑफ ब्लॉक है ये मुझे निकालना है, ब्लॉक बी निकालना है मेरे को, दैट इज़ 100। और क्या था, हाँ, इस सरफेस पे जो वही सेम एंगल बन रहा है, क्योंकि हमने वहाँ पर रिएक्शन जो रिजल्टेंट फोर्स थी वहाँ पर R1 है,
तो यही जस्ट इक्वल और अपोजिट लगेगी इस वाले ब्लॉक पे, बी वाले पे, दैट इज़ अवर R1। ठीक है, और पूरा एंगल हमने वहाँ पर 45 डिग्री निकाल दिया था, वो 30 और 15 जुड़ गया था, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, 45 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये एंगल हो गया। चाहे अगर आप इसको वैसे निकालना चाहो तो इसका जो नॉर्मल सरफेस है ऐसे दिखा दो, ये वाला एंगल अपना 15 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, जितना एंगल हो वैसे ही उसी तरीके से। ठीक है, एक बस ये वेट पड़ गया, एक एक्स्ट्रा फोर्स ये आ गया, और इस सरफेस पे भी फ्रिक्शन है। तो जैसे कि बॉडी जो है इधर की साइड जब आप फोर्स तो लगा ही रहे हो, ठीक है, तो इसका जो रिजल्टेंट फोर्स है, ये तो रिएक्शन फोर्स लगेगी, मतलब नॉर्मल रिएक्शन है ये वाली इधर। ठीक है, और अपना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऐसे लग रहा है, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो ऐसे लगेगा, दैट इज़ अवर R2 मान लो, और ये एंगल अपना नॉर्मल के साथ ये 15 डिग्री हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं इसको बी वाले को ही रिजॉल्व कर देता हूँ, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं इसका। तो R2 इधर वाला एक कॉस हो जाएगा, इधर वाला कॉस हो जाएगा, और इधर वाला ये साइन हो जाएगा। तो R2 साइन 15 डिग्री इक्वल्स टू, इस R1 को तोड़ देते हैं, R1 साइन 45। जब मैंने हॉरिजॉन्टली फोर्सेस को रिजॉल्व करे, ठीक है, और इसी तरह से मैं वर्टिकल को अगर करूं, वर्टिकल में एक तो नीचे की साइड ये लग रहा है, और इसका R2 वाले का cos 15 ऊपर की साइड लगेगा, तो ये तो R2 cos 15 डिग्री ऊपर की साइड हो गया। लेकिन इस R2 वाले का जब आप करोगे वर्टिकल वाला, बस ये R2 का ये और गया, R1 वाला जो है इसमें वर्टिकल वाले में क्या हो जाएगा, फोर्सेस नीचे की साइड लग रहा होगा, कितना, R1 cos 45। सो अपने पास एक ये रिएक्शन आ गई। बी के लिए जो मैंने ए के लिए जो रिएक्शन बनाया था वो क्या था, जो हॉरिजॉन्टल फोर्स थी उसे जल्दी से बना देता हूँ। ऐसे ही था ना, पी फोर्स लग रहा था, 100 का वेट पड़ रहा था, ये R1 था, और ये जो एंगल था अपना क्या था, 45 डिग्री था। तो ये 45 डिग्री था, ये R1 था। हॉरिजॉन्टली अगर आप तोड़ो इसको, हॉरिजॉन्टली साइन वाले से टूटेगा, साइन से टूटेगा, लेकिन साइन वाले का कोई फ़ायदा नहीं है, वर्टिकली फ़ायदा है, क्योंकि इधर वेट 100 गिवन है। तो वर्टिकल इधर के साइड 100 है, और ऊपर की साइड क्या लग रहा है, R1 cos 45 डिग्री। तो यहाँ से R1 की वैल्यू सॉल्व करके आ गई है, डिवाइडेड बाय, यानी कि 141.42 R1 की वैल्यू आ गई है। R1 की वैल्यू यहाँ रख दो तो R2 आ जाएगा, और R1 और R2 यहाँ रख दो तो WB आ जाएगा। सो यहाँ से सॉल्व करके आंसर जो है 273 kg आंसर आ जाएगा। अगर पाउंड्स में दिया है तो ये 100 को भी पाउंड्स में ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कंसेप्ट आपको पता लग गया होगा कैसे फ्री बॉडी डायग्राम इसका बनता है। ठीक है, ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन का बार बार इस्तेमाल है, जो कि वर्टिकल के साथ अपना रिजल्टेंट फोर्स बनाता है। ठीक है ना। चल रहा है जी। तो क्या बताया मैं, ये क्या चीज़ बता रहा हूँ तब से, जैसे कोई भी बॉडी है, अगर मान लेते हैं कि ये कोई बॉडी है, इधर की साइड मूव कर रही है वो, तो इसका जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है दैट इज़ Rn ऊपर की साइड लगेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर की साइड लगेगा μRn। तो इसके बीचों बीच जो ये फोर्स लगती है दैट इज़ R रिएक्शन फोर्स, और ये वाला एंगल जो नॉर्मल के दैट इज़ एंगल ऑफ फ्रिक्शन।
ठीक है। tan phi भी को भी इसीलिए हम म्यू बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि अपन ये चीज़ निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़, इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट को मैंने यहाँ पर ऐसे बनाया, बस उसको अंदर नहीं घुसाया, बस ऐसे दिखा दिया R2 ऐसे, जैसे इस क्वेश्चन में। और ये वाला एंगल फाई है तो ये वाला भी एंगल ऐसे फाई है। आपका मन करे ऐसे दिखाना चाहो ऐसे दिखा दो, और वैसे दिखाना है वैसे दिखा दो मेरी तरफ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन बढ़िया है, नो डाउट। हो जाओ पेस्ट भाई। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ P जस्ट सफिशिएंट टू स्टार्ट द वेज 10 डिग्री वेज अंडर द 40 किलो न्यूटन, द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज 20 फॉर दिस। 10 डिग्री वाला ये वेज है, P फोर्स लग रहा है, P निकालना है मुझे, इतना P निकालना है जस्ट सफिशिएंट टू स्टार्ट, मीन्स लिमिटिंग केस है। ऊपर जो लोड है 40 किलो न्यूटन का है, एंगल उसका अपना दिया है 60 डिग्री, और ये वाला पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड गाइड। एक गाइड 60 डिग्री का है। जब फोर्स लगेंगे तो ये वेज ऊपर की साइड, ये ब्लॉक ऊपर मूव करेगा। यही तो एप्लीकेशन पढ़ाई थी। यहाँ एक काम करते हैं, इधर बनाते हैं, अब इस क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, मज़ा आएगा करने में, सॉल्व करने में, ओके। तो सबसे बेस्ट तरीका, इसको खुद सॉल्व करोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, है ना। तो एक बार और शक्ल देख लो यार इसकी ना। हाँ, पहले 10 वाले का डायग्राम इसका बनाते हैं। अच्छा देखते हैं, यहीं बना दूँ, टाइम बचाते हैं। P फोर्स तो लगी रही है, इस फर सरफेस पे भी रिएक्शन फोर्स है। तो मैंने क्या सिखाया अभी के अभी, इसको मान लेते हैं R3। दिस एंगल इज, क्योंकि ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन 20 डिग्री है ना, ये 20 डिग्री। R3 इसलिए माना क्योंकि मेन यहाँ लगेंगे, अभी R2 इधर मान लेंगे और R1 इस वाली बॉडी के लिए मान लेंगे, ठीक। जो इस सरफेस पे लग रहा होगा, यहाँ पर भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा। समझ पा रहे हो ना बात को? यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ गैप है। तो भाई ये आ गया 20 डिग्री, इस बॉडी पे P फोर्स लग रहा है, और इस सरफेस पे भी एक रिएक्शन फोर्स लगेगा। तो मैं इसका FBD बना रहा हूँ, तो इसको भूल जाओ, यहाँ बनाते हैं। तो इस सरफेस पे ये अपना नॉर्मल है, ये बॉडी, अच्छा ये सोचो, जब भी जिस बॉडी के लिए भी मैं बना रहा हूँ, आप देख रहे हो सभी के सभी फोर्सेस अंदर की साइड बना रहा हूँ। ये भी एक ट्रिक है इसकी। वैसे मैं आपको बता ही दिया है कि कैसे ये आता है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की जो लाइन है, और जो अपनी नॉर्मल लाइन है, अगर मैं इसके लिए बना रहा हूँ, दैट इज अवर नॉर्मल। सो इन दोनों के रिजल्टेंट फोर्स जो होता है और जो नॉर्मल के साथ एंगल बनता है, दैट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं यहाँ बनाता हूँ इसका डायग्राम, क्योंकि वहाँ कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। फिर 2 साल बाद पूछते हैं ना, तो फिर मैं आंसर पता नहीं रहता कौन से मिनट पे क्या दिक्कत है। तो क्या बताया मैंने इसमें, ये एंगल अपना कितना है, ये तो उस दिन भी सिखा दिया था। ये एंगल अपना 10 डिग्री है। तो इस नॉर्मल के साथ दिस एंगल इज अवर रिजल्टेंट, दैट इज R2, और ये जो लग रहा था दैट इज अवर R3, दैट इज एंगल 20 डिग्री, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो इसका जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, दिस इज अवर नॉर्मल। तो नॉर्मल के साथ जो एंगल बन रहा है, दैट इज अवर
एंगल ऑफ फ्रिक्शन ये सभी सरफेस के लिए 20 डिग्री है। और ये चीज़ मैं बार बार बता चुका हूँ, जो ये एंगल ऑफ ये वाला वेज का एंगल होता है ना, तो यही 10 डिग्री होता है। अभी बहुत बार बता दिया, समझ गए होंगे बात को ना। करेक्ट। तो इस तरीके से हम इस चीज़ को शो कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने जो फोर्सेस दिखाना है अंदर की साइड दिखाने हैं। जैसे अब मैं, जैसे ये सरफेस रहा, इस सरफेस के लिए अगर मैं अब ये कौन सा है ब्लॉक अपना जिस पे पी फोर्स लग रहा है ये, अगर आप ऊपर वाले सरफेस के लिए देखें, 40 किलो न्यूटन वाले के लिए देखें, तो एक इस सरफेस पे लग रहा होगा जैसे इसके अपोजिट, और एक इधर लग रहा होगा और इसका खुद का वेट है। तो इसको मैं कहीं रब नहीं करूँगा, इधर ही बनाता हूँ यहाँ। तो ये अपना ब्लॉक है, और ये वाला सरफेस अपना ऐसे है ना, इस टाइप का सरफेस है, देख ले। हाँ, 40 किलो न्यूटन का इसका वेट है, 40 किलो न्यूटन तो ऐसे इस पे पड़ रहा है। ये जो सरफेस है, ये वाला और ये वाला सेम है, तो R2 आप इसमें इधर लगा रहे हो, तो जस्ट इसके अपोजिट जो आपने R2 लगाना है, वर्टिकल के साथ एंगल कितना बना रहा है, ये 30 डिग्री बना रहा है, तो ऑब्वियसली ये भी 30 डिग्री बनेगा। ठीक है, ये 40 लग रहा है। और उसके अलावा ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल 60 डिग्री है। मीन्स अगर आप इस सरफेस से वर्टिकल निकालोगे, ये एंगल अपना 60 डिग्री है, 90, तो ये बचा 30। तो इस सरफेस से वर्टिकल बनाओगे तो दिस एंगल इज 60 डिग्री। ये एंगल अपना कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये वर्टिकल है। ठीक है, तो जब इस बॉडी पे ब्लॉक फोर्स लगाओगे, ये वाली ब्लॉक ऊपर की साइड मूव करेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऐसे मूव कर लगेगा। ठीक है, और रिएक्शन फोर्स ऐसे लगेगी, तो इनका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो ऐसे लगेगा। ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स दैट इज आर। अब मैं इसको बना देता हूँ, यहाँ तो मैंने ऐसे ही बनाया उसमें। तो ये चीज़ क्या बताई मैंने, ये वर्टिकल और जो नॉर्मल का एंगल है, दिस इज़ अवर नॉर्मल टू दिस सरफेस, ये वर्टिकल है। तो ये वाला एंगल भी मैंने बता दिया है 60 डिग्री है, क्योंकि ये वाला एंगल भी अपना 60 डिग्री था। और रिजल्टेंट ये वाला अपना क्या है, R2 है, और सॉरी R1, ये R1 अलग है ये। और ये इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, 20 डिग्री। ये है सारा का सारा खेल, और कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में। ठीक है, तो इसका अगर मैं वर्टिकल केस लूँ, कॉस ये वाला हो गया, और ये वाला अपना इधर वाला ये R2 है, क्योंकि R2 इधर लग रहा है, R2 उधर लग रहा है। तो अगर आप इसका वर्टिकल केस लेंगे तो R2 अंदर घुसाओ इसको, ये 30 डिग्री कॉस ऊपर वाला हो जाएगा। तो और अगर मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लूँ इसका R2 वाले का, सो R2 साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू R1 साइन 80 डिग्री। एक तो ये केस बनेगा, इन दोनों को रिजॉल्व कर रहा हूँ मैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कर रहा हूँ। तो यहाँ से R1 और R2 पे रिलेशन आ गई अपनी। इसी तरह से वर्टिकल वाले केस का अगर मैं इसमें देखूँगा, तो वर्टिकल एक तो नीचे की साइड फोर्स लग रहा है 40 किलो न्यूटन का, इस वाले ब्लॉक के लिए देख रहा हूँ मैं। ये जो ब्लॉक है अपना, ये वाला 40 किलो न्यूटन वाला, नीचे तो वेट पड़ रहा है 40 एक तरफ है। ये वाला जो फोर्स है R2 के लिए, जो cos 30, ये ऊपर की साइड लगेगा, सो दिस इज R2 cos 30। ठीक है, और R1 के लिए इसका भी वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे, सो दैट इज R1 cos 80। R1 R2 में ये रिलेशन निकाल लिया, इसको यहाँ घुसा दो, R1 R2 की वैल्यू निकाल दो।
ठीक है, R1 R2 निकल जाएगा यहाँ से। इसी तरीके से R1 अगर R2 निकाल दिया आपने, यानी कि आपने R2 निकाल दिया, यहाँ से आपको क्या फ़ायदा होगा R2 निकालने का। तो आप अगर अब इस ब्लॉक पे आ जाओ, इस वाले पे, तो आपने R2 की वैल्यू निकाल दी यहाँ से, मान लेते हैं कि 100 आ गई, मान लेते हैं ऐसे ही समझने के लिए। ठीक है, बस आपने अब इसको क्या करना है, रिजॉल्व करना है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। वर्टिकल कंपोनेंट में R2 और R3 में R3 आ जाएगा जब वर्टिकली रिजॉल्व करोगे इस कंपोनेंट में। इसको अगर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, R3 cos 20 डिग्री, ठीक है, इक्वल्स टू R2 cos 30 डिग्री। ठीक है, वर्टिकल ये तो रहा इसको वर्टिकली तोड़ने में। ठीक है, अगर मैं हॉरिजॉन्टली तोड़ूंगा तो P तो एक तरफ आ रहा है, तो ये इससे तीर इधर गया, इधर गया, और हॉरिजॉन्टली इधर की साइड आया तो ये लेफ्ट साइड आया। तो R3 sin 20 प्लस R2 sin 30। तो जब आपने R2 यहाँ से निकाल दिया था, 100 मान लिया था, जैसे मैंने 100 यहाँ रखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल R3 आ जाएगा, यहाँ रख दोगे, ये P की भी लिमिटिंग केस आ जाएगा। समझ रहे हो ना, मेहनत का रंग ज़रूर आना चाहिए। जितनी मेहनत मैं इसमें कर रहा हूँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपको अब ये सभी के सभी क्वेश्चंस आप बड़े आराम से इसमें सॉल्व कर पाओगे। बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको तरीका पता होना चाहिए कि कैसे इसको किया जाता है। अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं रहने वाली, गारंटीड है मेरा कि इसमें आपको मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी टाइप की। बस आपका क्या कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ क्या होना चाहिए, ये मैं, क्योंकि मेरा ना मन नहीं मानता जब तक किसी को ऐसा, क्योंकि यहाँ समय की तो चलो कोई होता है नहीं, जियो फ्री है अपना, जिसको जल्दबाजी है वो जा सकता है ना। जैसे ये कोई ब्लॉक है मान लो A, अब ऑब्वियसली अगर ये किसके थ्रू था, मान लेते हैं कि इसके नीचे कोई वेज था, मान लेते हैं ऐसे था। जब आप इस पे P लोड लगाओगे, जब ये लोड लगाओगे तो ये ऊपर की साइड रेज करेगा, है ना। क्या करेगा, ऊपर की साइड रेज करेगा, करेक्ट। तो जैसे अगर मान लेते हैं ये सरफेस है, ये सरफेस है, जब ये ऊपर की साइड रेज करेगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो नीचे की साइड लगेगा, सही है। नॉर्मल रिएक्शन किधर लग रहा है, जैसे मान लो इस सरफेस के नॉर्मल रिएक्शन इधर लग रहा है, सही है, करेक्ट। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, अगर ये बॉडी ऊपर की साइड जा रही है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नीचे की साइड लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगेगी, ऐसे लगेगी। सो रिजल्टेंट कैसा होगा, ऐसे होगा। मैं जस्ट समझाने के लिए बताया कि, और एंगल ऑफ फ्रिक्शन नॉर्मल और रिजल्टेंट के बीच में होता है। इस चीज़ का अगर खेल समझ में आ गया तो सब कुछ सेट है। जैसे अगर मैं A के लिए अगर कोई आपसे फ्री बॉडी डायग्राम पूछेगा रिजल्टेंट निकालने का, तो क्या करोगे, वर्टिकल बना, ठीक, रिजल्टेंट फोर्स बनाओ, वर्टिकल तो ऐसे बनेगा ना, ये वाला एंगल ऑफ फ्रिक्शन होगा। समझ गए बात को। और जो ये वेज का एंगल है, जैसे मान लो 20 डिग्री, सॉरी ये वाला एंगल 20 डिग्री दिया है, तो ये वाला एंगल भी अपना 20 डिग्री होगा। मान लो ये 15 डिग्री दिया, तो इस तरीके से अपन सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो अब ये वेज के ऊपर मैंने कुछ अच्छे क्वेश्चंस कराए, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ एडवांस लेवल के वेज के क्वेश्चंस करेंगे। सो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर को प्लीज़ सब्सक्राइब, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। एक शेयर बटन बहुत कुछ कर सकता है,
अगले लेक्चर्स भी बहुत अच्छे, बहुत मोटिवेशन मिलता है जब आपका बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।